Assalamu alaikum students. This is Taha Popatia from the platform of IQ School of Finance. आज के इस वीडियो लेसन में हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना हो और उसमें एक स्पेसिफिक डिप्रिसिएशन की जो ट्रीटमेंट है उस पर मैं ज़रा आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो वहाँ पर लेकर जाना चाहूँगा। डिप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है इसको एक नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या कोई भी ऐसा सवाल जिसमें हमें कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने होते हैं उसमें उसकी मुख्तलिफ़ तरह से ट्रीटमेंट करी जा सकती है और सारी की सारी ट्रीटमेंट जो है वो वैलिड है। जब आप पास पेपर्स देखते हैं कभी कोई ट्रीटमेंट हुई हुई है, कभी कोई और ट्रीटमेंट हुई हुई है। इस चीज़ को ज़रा मैं यहाँ पर रिकनसाइल करूँगा और एक ही सवाल या एक ही डेटा को जो है वो 3-4 अलग अलग मेथड से सॉल्व करूँगा ताकि आप ये चीज़ समझ सकें और लॉजिकली समझ सकें कि हम डेप्रिसिएशन की मुख्तलिफ़ क्या ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा देखिए, डेप्रिसिएशन के बारे में ये याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, यानी कि डेप्रिसिएशन की किसी को पेमेंट नहीं होती है, यानी कि ना ही ये कैश का कोई इनफ्लो है ना ही ये कैश का कोई आउटफ्लो है। इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो आप अपनी बुक्स में चार्ज करते हो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करते हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हो, लेकिन ये किसी को पे नहीं कर रहे होते हो। ये पैसे किसी को दिए नहीं जा रहे होते हैं, ये पैसे किसी को पे नहीं हो रहे होते हैं, आपका कैश आउटफ्लो नहीं होता। लेकिन जब हम अपने एनपीवी आईआरआर की वर्किंग्स करते हैं तो हमें कैश फ्लोज की नीड होती है। हम बात कर रहे होते हैं कैश फ्लोज की, कितना कैश आया, कितना कैश गया, इस चीज़ की बात कर रहे होते हैं। सो अब डेप्रिसिएशन की क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। मैं यहाँ पर पहले तो कुछ डेटा लिखता हूँ। लेट्स से कंपनी है, उस कंपनी का जो सेल्स रेवेन्यू है वो है लेट्स से 250, ठीक है जी। और उसकी जो कॉस्ट्स हैं अदर देन डेप्रिसिएशन वो है लेट्स एज्यूम 100। डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 50 है। टैक्स का जो रेट है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 25% है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी हुई है। सवाल आपसे बोलता है कि लेट्स से ये ईयर नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन है, ईयर 2 की इन्फॉर्मेशन, किसी भी स्पेसिफिक ईयर की इन्फॉर्मेशन है और आपको उस पर्टिकुलर ईयर के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने हैं, यानी कि आप उस पर्टिकुलर ईयर के आपको नेट कैश फ्लोज चाहिए। तो मुख्तलिफ मेथड्स हो सकते हैं। मेथड नंबर 1, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट कर दूँ कि मैं जब सेल्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कैश का इनफ्लो है 100%, यानी कि इसमें कोई भी क्रेडिट सेल्स नहीं है। अगर क्रेडिट सेल्स होती तो मामलात मुख्तलिफ होते। यहाँ पर ये जो 250 का सेल्स रेवेन्यू है ये प्योरली कैश सेल्स है, इसमें कोई क्रेडिट सेल्स नहीं है। इसी तरह से जब मैं कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कैश का आउटफ्लो है, यानी कि इतना ख़र्चा था और ये पे भी किया गया। मिसाल के तौर पर अगर ये वेजेस है तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट। तो ये दोनों कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है। डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। देखिए, जब हमने सेल्स करी होगी डबल एंट्री होगी, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट, सेल्स भी हुई पैसा भी आया। जब हम अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंस डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट, एक्सपेंस भी हुआ और हमने उसको पे भी किया। जब हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब मेथड नंबर 1, सवाल हमसे पूछता है कि ये जिस पर्टिकुलर ईयर का रेलेवेंट डेटा है उस पर्टिकुलर ईयर का जो नेट कैश फ्लो है वो मुझे बता दो। तो मैं लिखूँगा सेल्स रेवेन्यू में मैं लिख दूँगा 250। उसके बाद मैं कॉस्ट लिखूँगा अदर देन डेप्रिसिएशन, वो आउटफ्लो है 100 माइनस कर दूँगा। इसके बाद मैं लिखूँगा डेप्रिसिएशन और वो भी 50 माइनस कर दूँगा। अब सर इसकी क्या रीज़न है? टैक्स वाला जब हमसे टैक्स लेता है तो टैक्स वाला हमसे टैक्स उस अमाउंट पर लेता है,
या उस अमाउंट पर टैक्स का रेट अप्लाई करता है जिसमें डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस माइनस हुआ होता है। डेप्रिसिएशन को वो एक टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस ट्रीट करता है, यानी कि वो ये कहता है कि जितना डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा वो भी आप माइनस करना और फिर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करना। तो मैंने पहले डेप्रिसिएशन को किया माइनस, जब मैंने डेप्रिसिएशन को किया माइनस तो मेरे पास जो नेट अमाउंट बच गया, जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाएगा, वो होगा 100। इस पर मुझे टैक्स पे करना है, टैक्स का रेट 25% है, तो 100 का 25% यानी कि 25 का टैक्स हुआ और मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ वो 75 है। लेकिन ये कैश फ्लो नहीं है। क्यों भाई? सेल्स रेवेन्यू तो कैश इनफ्लो था, 250 रुपये आए थे। कॉस्ट जो है वो कैश आउटफ्लो है, पैसे जेब से गए थे। लेकिन डेप्रिसिएशन थोड़ी मैंने पे की थी किसी को, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस था, नॉन कैश एक्सपेंस था, इसकी किसी को पैसे थोड़ी दिए हैं। तो 250 आए थे, 100 गए हैं, लेकिन ये जो 50 मैंने माइनस करे हैं ये मैंने किसी को दिए थोड़ी हैं, किसी को पे थोड़ी किए हैं। माइनस इसलिए किए थे ताकि मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर आ जाऊं, यानी कि उस अमाउंट पर आ जाऊं जिस पर टैक्स का रेट अप्लाई होना। टैक्स जो है मैं एज्यूम कर रहा हूँ उसी वक्त पे हुआ, तो ये भी कैश का आउटफ्लो। सो अब मसला क्या है? मसला ये है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने ऊपर माइनस करा है वो हमें नीचे एज इट इज़ ऐड भी करना पड़ेगा। माइनस इसलिए किया था ताकि टैक्स सही कैलकुलेट हो जाए और फिर इसको इतना ही अमाउंट हम नीचे ऐड बैक करेंगे और 125 का मेरा कैश फ्लो होगा, नेट कैश फ्लो होगा। सो ये आपका मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 में आप क्या करते हो? मेथड नंबर 1 में आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को करते हो माइनस और फिर वापस से इसको ऐड बैक करते हो। जितनी अमाउंट माइनस करते हो उतनी ही अमाउंट ऐड बैक कर देते हो। माइनस करने की लॉजिक ये होती है टैक्स सही कैलकुलेट हो जाए, ऐड बैक करने की लॉजिक ये होती है कि वो किसी को पे नहीं किया था तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि मैं कैश फ्लोस बेसिस पर जा रहा हूं रादर देन एक्रूअल बेसिस। अब आ जाते हैं हम मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि भाई तुम टैक्स की जो वर्किंग है ना वो सेपरेट कर लो। यानी कि मेथड नंबर 2 ये कहता है कि तुम सेल्स रेवेन्यू लिखो 250, ये कैश का इनफ्लो है। उसके बाद कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन जो हमारी एग्जांपल के हिसाब से सारी की सारी कैश की टर्म्स में है वो माइनस कर दो। कितना बच गया? 150 बच गया। और फिर तुम एक वर्किंग करो जो कि तुम्हारे टैक्स की वर्किंग हो, उसको मेन वर्किंग में शामिल ना करो। टैक्स की कैलकुलेशन सेपरेटली किसी और जगह कर लो। किसी और जगह इस तरह करो कि तुम बोलो कि भाई सेल्स रेवेन्यू 250 है और मेरे पास जो कॉस्ट है अदर देन डेप्रिसिएशन वो 100 है और जो डेप्रिसिएशन है वो भी टैक्स वाला माइनस कर फिर टैक्स लगाएगा। तो जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 100 रुपये की अमाउंट पर और टैक्स की जो परसेंटेज है वो 25% है, तो 25 रुपये का टैक्स बनता है। यहाँ से जब तुम टैक्स को कैलकुलेट कर लो तो ये टैक्स की अमाउंट जो है ना ये फिर तुम यहाँ पर अपनी जो मेन वर्किंग है उसमें रेफ़र कर दो और यहाँ पे लिखो टैक्स और यहाँ पर टैक्स के नाम के 25 माइनस करो और 125 पर आ जाओ। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने टैक्स की सेपरेट वर्किंग कर ली। जो टैक्स की सेपरेट वर्किंग करी उसमें मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस भी किया ताकि टैक्स सही कैलकुलेट हो जाए। अलबत्ता मेन वर्किंग में क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस भी नहीं किया था तो ऐड भी नहीं करना पड़ा और टैक्स क्योंकि सेपरेटली मैंने कैलकुलेट कर लिया था और वो मैंने पे किया था, वो मेरा कैश का आउटफ्लो था, वो मैं मेन वर्किंग में ले आया। सो ये आपका एक और मेथड है जिसको हम मेथड नंबर 2 कह सकते हैं। इससे भी अगर आप फाइनल आंसर देखें, फुटिंग देखें या नेट आंसर देखें या फाइनल रिजल्ट देखें तो 125 ही आ रहा है। अच्छा, तीसरा केस मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 जो है वो ये कहता है जनाब कि आप सेल्स रेवेन्यू लिखो 250, उसमें से माइनस कर दो कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन। वो कितना है भाई? 100। कितना बच गया? 150। इस पर आप 25% टैक्स कैलकुलेट कर लो। तो 150 का अगर हम 25% कैलकुलेट करते हैं, 150 का 25% बन जाता है 37.5। लेकिन क्या ये सही टैक्स है? नहीं, ये सही टैक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो मैंने टैक्स जो है उसके लिए सारे इनफ्लोज लिए और कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ कैश वाली कॉस्ट ली।
डेप्रिसिएशन माइनस कर कर टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए था। टैक्स जो है वो इफेक्टिवली 150 पे नहीं लगता, टैक्स इफेक्टिवली जो है वो 100 पे लगना चाहिए, क्योंकि टैक्स वाला तो बोलता है डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस को माइनस कर कर जो तुम्हारी नेट इनकम बच जाए उस पर टैक्स लगाओ। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने कैश फ्लोज पर ही टैक्स लगा दिया। अब मैं ये देख लूँ कि डेप्रिसिएशन अगर होती तो क्या होता। डेप्रिसिएशन अगर होती तो मेरी 150 वाली जो अमाउंट है वो 100 होती। डेप्रिसिएशन अगर होती तो मेरे एक्सपेंसेस 50 ज़्यादा होते। डेप्रिसिएशन अगर होती तो क्योंकि मेरी टैक्सेबल इनकम 150 के बजाय 100 होती तो 50 रुपये कम पर टैक्स लगता। यानी कि मुझे जो टैक्स बेनिफिट डेप्रिसिएशन की वजह से अराइज होना चाहिए ना, वो यहाँ पर सेपरेटली ऐड बैक कर दूँ। अगर 50 के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते तो 50 का 25% यानी कि 12.5 का टैक्स कम देना पड़ता। इसका जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है, डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। डेप्रिसिएशन अगर 50 रुपये एक्सपेंसेस में ज़्यादा होती तो टैक्सेबल इनकम 50 रुपये कम होती। टैक्सेबल इनकम 50 रुपये कम होती तो 50 का 25% टैक्स में कम देता। तो 50 का 25% जितना भी बनता है उसका जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो अलग से आप एक लाइन आइटम में लिख दो और फिर आप 150 में से 37.5 को माइनस और 12.5 को ऐड कर कर और 125 लिख दो। सो ये तीसरा मेथड भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। आप अगर अपने केसेस देखेंगे तो मेथड 1 कहीं यूज़ हो रहा होगा, कहीं मेथड 2 यूज़ हो रहा होगा और कहीं मेथड नंबर 3 यूज़ हो रहा होगा। अलबत्ता तीनों मेथड जो हैं वो आपको सेम रिज़ल्ट, सेम आंसर देते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि इस स्पेसिफिक लेक्चर से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।